गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। आप सभी का स्वागत है। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है, जिसमें लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। परत दर परत खुल रही है। पुलिस के द्वारा लगातार सबूतों को जुटाने का प्रयास हो रहा है। इससे पहले आरोपी आफ्ताब को दिल्ली पुलिस उन जंगलों में लेकर गई थी जहां पर आफ्ताब ने दावा किया था कि उसने श्रद्धा के 35 शवों के जो टुकड़े किए हैं वो फेंके हैं, लेकिन वहां से भी बहुत ज्यादा कुछ बड़ा हाथ पुलिस के नहीं लगा है। लेकिन अब आज जानकारी ये मिल रही है कि गुरुग्राम ले जाया जाएगा। बड़ी खबर ये, आज गुरुग्राम ले जा सकती है पुलिस। आफ्ताब के ऑफिस में जांच संभव मानी जा रही है। ऑफिस के साथियों से पूछताछ संभव। आफ्ताब को साथ ले जाएगी पुलिस। इससे पहले कोर्ट ने आफ्ताब को 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया था। वहीं नार्को टेस्ट की भी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का लगातार पुलिस की तरफ से प्रयास हो रहा है। इसी के चलते उस घर में भी, मोहाली के उस फ्लैट में भी पुलिस लेकर गई थी जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में किराए के फ्लैट पर आफ्ताब श्रद्धा के साथ रह रहा था। लेकिन आज गुरुग्राम के ऑफिस में उसे ले जाया जाएगा जहां पर वो नौकरी करता था। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आफ्ताब के खिलाफ खाली है पुलिस के हाथ। क्या कमजोर है श्रद्धा मर्डर केस? न गवाह न सबूत, कैसे होगा इंसाफ? पूरे देश में चर्चा का विषय बना श्रद्धा मर्डर केस क्या किसी अंजाम तक पहुंच पाया या सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनकर इतिहास के पन्नों में दबकर रह जाएगा? सवाल उठने लगे हैं कि क्या श्रद्धा का कथित हत्यारा आफ्ताब इतना शातिर है कि उसने पुलिस को भी गुमराह कर दिया है? जब से इस केस का खुलासा हुआ है तब से अब तक पुलिस की जांच किसी अंजाम तक पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे वजह आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में फिलहाल क्या चल रहा है। जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने 9 टीमों का गठन किया है। कोर्ट ने आफ्ताब की रिमांड 5 दिन तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की परमिशन भी दे दी है। आफ्ताब ने भी इस टेस्ट के लिए अपनी हामी भर दी है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर गुरुग्राम जाने वाली है। आफ्ताब के ऑफिस के बॉस और उसकी टीम से पूछताछ भी हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस आरोपी को हिमाचल ले जा सकती है। सबूतों की तलाश में हिमाचल के पार्वती घाटी जा सकती है पुलिस पड़ताल के लिए आफ्ताब को मुंबई भी ले जा सकती है। इसको वीसी पे पेश किया गया है। 5 डेज का पुलिस रिमांड हुआ है। नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई है। और उत्तराखंड और हिमाचल में जहाँ गर्लफ्रेंड को लेके गया होगा, जहाँ मूव करे। अब आपको बताते हैं कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस के लिए आफ्ताब का केस इतना आसान क्यों नहीं साबित हो रहा। दरअसल पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे हैं जो कोर्ट के सामने टिक सके। भले ही इस केस में भयानक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये खुलासे आरोपी आफ्ताब से पूछताछ के आधार पर हो रहे हैं। मतलब पुलिस के पास थ्योरी तो है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे साबित करने के आधार बेहद कमजोर हैं। पुलिस के पास आरोपी आफ्ताब का कबूलनामा तो है, लेकिन इस कबूलनामे की पुष्टि होनी अभी भी बाकी है। दरअसल अब तक पुलिस को डेड बॉडी काटने में इस्तेमाल चाकू नहीं मिला है। श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े मिलने की पुष्टि भी नहीं हुई है। हड्डियों के डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। श्रद्धा के कटे सिर का भी पता नहीं चला है। श्रद्धा का मोबाइल भी बरामद नहीं हो पाया। खून से सने कपड़े नहीं मिले। घर में खून के धब्बे नहीं मिले। फ्रिज से भी कुछ नहीं मिला है। घटना का कोई चश्मदीद नहीं है। पुलिस के पास सिर्फ आरोपी का बयान है। कोर्ट में बयान से पलट सकता है आरोपी। कानून की भाषा में समझे तो सिर्फ पुलिस की कस्टडी में आरोपी के कबूलनामे के दम पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जानकारों का कहना है कि अगर कोर्ट में आफ्ताब अपनी कबूलनामे से पलट जाए तो पुलिस की सारी थ्योरियां फेल हो जाएंगी। न तो उसे सजा मिल सकेगी, न ही श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा। हालांकि सबूतों की तलाश में
मेहरौली के जंगलों में पुलिस लगातार खाक छान रही है। और ये देखिए उज्जवल, दिखाइए जरा कि ये कितना घना जंगल है। ये घना जंगल है और दूर दूर तक ये फैला हुआ है। लेकिन इस घने जंगल में आकर के रात 2 बजे जब आफताब आता था तो जगह जगह यहाँ पर मांस के टुकड़े फेंकता था, लाश के टुकड़े फेंकता था, जो कि अब पूरी तरीके से कंकाल में तब्दील हो चुके होंगे। और ये बचे भी होंगे या नहीं बचे होंगे, ये भी एक पुलिस के लिए अहम चुनौती है। इस केस में पुलिस कुछ नए लोगों से पूछताछ की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों का दावा है कि मुंबई के रहने वाले आफताब के लिए दिल्ली कोई नया शहर नहीं है। आफताब और श्रद्धा का एक कॉमन फ्रेंड भी था जिसने इन दोनों को दिल्ली में इस्टेब्लिश होने में मदद की थी। इस शख्स से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में आरोपी आफताब को सजा दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जस्टिस फॉर श्रद्धा, श्रद्धा के हत्यारों को फांसी दो। यहाँ पर ये कैंडल मार्च जो है वो अलग अलग जगह पर निकाला जा रहा है। और ये देखिए वसंत कुंज में ये जनता है जो यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रही है। ये कैंडल मार्च इसलिए निकाला जा रहा है, कई महिलाएं भी हैं यहाँ पर। आइए उनसे, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि इस समाज में इस तरह के जघन्य अपराधों की कोई जगह नहीं है। जिस समाज में आप रह रहे हैं, जहाँ 80% ये भी 6 महीने तक ये भी नहीं जान पाता कि ये ऐसा अपराध हो चुका है, उसके बाद आप किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सोशली हम लोग को बहुत अलर्ट रहना है। हर आदमी अपने नेक्स्ट डोर नेबर के बारे में अलर्ट रहे। शायद ये इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। भले ही इस खौफनाक मर्डर केस की वजह से आफताब के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शातिर दिमाग का आफताब सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो अपने करतूतों को तो खुलेआम बता रहा है, लेकिन वारदात के बाद उसने जिस तरह से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है, उससे पुलिस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हत्या को करीब 6 महीने बीत चुके हैं। इतना लंबा समय भी पुलिस की जांच की रफ्तार के लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है। अब अगर श्रद्धा को इंसाफ दिलाना है तो पुलिस को जल्द से जल्द ठोस सबूत जुटाना होगा, जिससे कोर्ट से आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ मर्डर केस में इनाम का ऐलान किया गया है। आरोपी सुफियान की लगातार तलाश में है पुलिस। और इसी बीच एक बड़ा इनाम, देखिए आरोपी सुफियान की जानकारी देने पर इनाम 25,000 का घोषित किया गया है। आरोपी सुफियान ने अपनी प्रेमिका निधि को छत से धक्का देकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। आरोपी ने निधि पर धर्मांतरण का दबाव बनाया था। पुलिस ने मर्डर और धर्मांतरण का दबाव बनाने का केस दर्ज किया है और इसी के चलते 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लड़की को मारा और फिर फरार हो गया और उसी आरोपी की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ मर्डर केस में इनाम का ऐलान हुआ। बड़ी खबर, आरोपी सुफियान की जानकारी देने पर जो भी आरोपी सुफियान की जानकारी देगा उसे पुलिस के द्वारा इनाम मिलेगा 25,000 रुपए का। उसको और फायदा मिलेगा। आपको शांति मिलेगी कि उनका लड़का उसका नहीं साथ मिला, उसको न्याय मिली। आप लोग मेहनत करें। आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी तन्मयता से यहाँ देखिए, अब सारे लोग यहाँ आ गए। इसका फायदा आपके यहाँ बैठने से उस आरोपी को फायदा मिलेगा। फिर उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। लखनऊ में हुए निधि हत्याकांड को लेकर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस ने निधि मामले में आरोपी सुफियान की जानकारी देने वाले के लिए 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। सुफियान की तलाश हुई तेज, पुलिस ने किया इनाम का ऐलान। लखनऊ में हुए निधि हत्याकांड को लेकर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस ने आरोपी सुफियान को पकड़ने के लिए अब इनाम का ऐलान कर दिया है। पुलिस ने निधि मामले में आरोपी सुफियान की जानकारी देने वाले को 25,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। आरोपी सुफियान घटना के बाद से ही फरार चल रहा है।
जिसको लेकर पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर आरोपी की तलाश कर रही है। मामला लखनऊ के दुबग्गा थाना इलाके का है, जहां सनकी युवक सुफियान ने 17 साल की किशोरी को छत से नीचे फेंक दिया था। जानकारी मिलते ही घायल किशोरी के परिजनों ने युवती को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अब तक मामले में हुई छानबीन से खुलासा हुआ है कि आरोपी कई दिनों से युवती को परेशान करने के साथ ही मुस्लिम धर्म अपनाने और मुस्लिम धर्म के तौर तरीके से शादी करने का दबाव बना रहा था। वहीं शादी के लिए उसके आपत्तिजनक वीडियो होने की बात कहकर उसे ब्लैकमेल किया करता था। इन सब दबावों के बीच जब निधि ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने युवती की जान लेना ही सही समझा। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर आरोपी की तलाश को तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने अपना नाम बदलकर लड़की को झांसा दिया, उसके साथ शादी कर ली और शादी के 2 साल तक लड़की को प्रताड़ित करता रहा और उसके बाद लड़की के प्राइवेट वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी इस आरोपी द्वारा दी गई। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एक और लव जिहाद का मामला। पूरी खबर आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लखनऊ में लव जिहाद का खेल, नाम बदलकर की हैवानियत। लखनऊ में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपना नाम और पहचान बदलकर एक युवती को अपना शिकार बना डाला। मामले में हिंदू युवती का आरोप है कि आरोपी महमूद नाम के शख्स ने रौनक बनकर उससे शादी कर ली, फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने न सिर्फ झांसा देकर शादी की, बल्कि वो और उसकी मां अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित करने का काम करते थे। युवती ने बताया कि जब सच्चाई सामने आई तो उसका पति उसके साथ मारपीट किया करता था। इतना ही नहीं, ये भी खुलासा हुआ है कि महमूद पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। पुरुष द्वारा जो पूर्व से ही शादीशुदा और 2 बच्चे भी हैं, उसने इस बात को युवती से छिपा कर रखा। इसके साथ ही महिला का शोषण कर वीडियो बना लिया। असलियत पता चलने पर लड़की ने विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी दी और फिर मारपीट कर बाल काटे और लड़की को भगा दिया। हर दिन मेरा शोषण करता रहा है, ब्लैकमेल करता रहा है, गंदी गंदी मेरी वीडियो बनाता था और जो है बहुत ज़्यादा ही मुझे टॉर्चर करता था। कमरे में बंद करके बेल्टों से नंगा करके मारता था, मुझे हाथ पैर मेरे बांध देता था। उसके घर वाले कुछ नहीं कहते थे। तब मुझे पता चला ये शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं इसके और बीवी को, पहली बीवी का मुकदमा चल रहा है और प्लस ये मुस्लिम है। रोनो चर्चा करके मुझे मिला था, उसका रियल नाम महमूद खान। पीड़िता ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में समझौता करने का दबाव बनाया। हालांकि अब मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे पहले लखनऊ के दुबग्गा थाने इलाके में निधि गुप्ता को प्रेमी सुफियान की ओर से छत से फेंकने का मामला सामने आया था। वहीं दिल्ली में भी हुए श्रद्धा हत्याकांड में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों से आने वाले लव जिहाद के मामलों की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस इन मामलों की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है कि आखिर इन हैवानियत के पीछे क्या साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात चुनाव में पूरी ताकत झोंकेगी बीजेपी। पहले चरण के लिए तमाम जगह पर रैलियां की जाएंगी। 82 सीटों के लिए ये रैलियां होंगी और एक साथ चुनावी रैलियों के लिए जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे। भूपेंद्र पटेल, नितिन गडकरी, फडणवीस की भी रैलियां हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात चुनाव में आज ताकत झोंकेगी बीजेपी। लगातार पूरे दमखम के साथ बीजेपी मैदान में है और गुजरात चुनाव के लिए लगातार कोशिश ये हो रही है कि एक बार फिर से जनता का विश्वास बन सके और सत्ता में वापसी की जा सके। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं, लोगों से जुड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है। अलग अलग
तरीके से लोगों से संपर्क साधा जा रहा है, रैलियों को संबोधित किया जा रहा है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। इसी बीच 82 सीटों पर एक साथ चुनावी रैलियां होने जा रही हैं। पहले चरण की सीटों पर यह प्रचार होगा और जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे। आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, इस बार ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। गुजरात में बीजेपी के स्टार प्रचारक और राज्य के नेता मिलकर एक दिन में करीब 80 से ज्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात में बीजेपी का प्रचार धुआंधार। एक दिन में 42 विधानसभाओं में रैलियां। योगी से लेकर नड्डा तक करेंगे प्रचार। गडकरी और शिवराज झोंकेंगे ताकत। मैदान में उतरेंगे केंद्र और राज्य के दिग्गज। किसी जमाने में हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात के चुनाव प्रचार में बीजेपी अपनी सारी ताकत झोंकने जा रही है। पहले चरण की 89 सीटों में से 82 सीटों पर एक साथ बीजेपी की चुनावी रैलियां होंगी। कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की तर्ज पर बीजेपी के नेता धुआंधार प्रचार करेंगे। प्रचार में उतरी बीजेपी नेताओं की इस फौज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक शामिल हैं। बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों समेत कई केंद्रीय मंत्री प्रचार में जुटेंगे, जबकि कई राज्यों के बीजेपी नेता भी कमल के लिए वोट मांगते दिखेंगे। गुजरात जीतने के लिए बीजेपी कितनी गंभीर है, इसे उसके नेताओं के प्रचार लिस्ट से समझा जा सकता है। पहले चरण के चुनाव वाली 89 सीटों में 82 पर बीजेपी की रैलियां होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता एक ही दिन में 46 विधानसभाओं को कवर करेंगे, जबकि राज्य बीजेपी के नेता 36 सीटों पर रैलियां करेंगे। आज बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के 6 बड़े केंद्रीय नेता मैदान में उतरने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और सांसद जामयांग भी प्रचार के मैदान में उतरेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज गुजरात में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। योगी मोरबी, भरूच और सूरत में लोगों से वोट की अपील करेंगे। खास बात यह है कि गुजरात के कई नेता आज घर घर जाकर भी लोगों से वोट मांगेंगे। इन नेताओं में बीजेपी के ऐसे नेता भी शामिल हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 19 नवंबर यानी कल से गुजरात में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 19 से 21 नवंबर के बीच गुजरात में ही रहेंगे। इस दौरान वो करीब 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में फोकस करेंगे, क्योंकि इन इलाकों में 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। 3 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री करीब 30 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। पीएम मोदी की रैलियों से पहले ही बीजेपी पूरे गुजरात को भगवामय करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए एक दिन में ही पूरे राज्य के चुनावी मैदान में रैलियों की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करने की तैयारी हो चुकी है। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के लिए 1 तो दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। पिछले 2 दशकों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के नारे के साथ बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए हर जतन कर रही है। गुजरात पीएम मोदी का गृह राज्य भी है, जिसकी वजह से वो गुजरात के चुनाव में किसी तरह का रिस्क लेने से बच रहे हैं और अपने चुनावी तर्कश के लिए हर बाण का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप की वापसी होने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने अपने मिशन 24 का ऐलान कर दिया है और उसके पहले कदम में ही बाइडेन को मात भी दी है। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अमेरिका में फिर पलटेगी बाजी। प्रतिनिधि सभा में ट्रंप कार्ड। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में जीत हासिल की, तो राजनीतिक गलियारों में 2024 में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। ट्रंप फिर से रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि इस बार चुनाव में ट्रंप की बेटी इवांका उनके लिए प्रचार नहीं करेंगी। इवांका ने घरेलू व्यवस्थाओं के चलते चुनाव प्रचार से इनकार कर दिया है। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन ने निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा में जीत हासिल की। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 435 में से 218 सीटें जीती। मामूली अंतर से ट्रंप की पार्टी को बहुमत मिला। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में दिख सकता है असर। बीते 4 सालों से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स का बोलबाला था, लेकिन अब रिपब्लिकन ने इस पर कब्जा जमा लिया है। रिपब्लिकन की इस जीत पर खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पार्टी को बधाई देते हुए कहा कि वो सभी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, फिर चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स। लेकिन ट्रंप की पार्टी की जीत से एक बात तो तय है कि बाइडेन को स्वतंत्र रूप से फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है। अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन का करीब 2 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। ऐसे में संसद के निचले सदन में रिपब्लिकन को मिले बहुमत से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ऐसा करने में ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।